हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके कुछ द्विघात जो समीकरण था क्लास 10 का, हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने देखा था द्विघात समीकरण क्या होती है, और आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण उसको बोला जाता है जिसमें जो समीकरण आपको लास्ट में मिलेगा उसमें चर की घात आपको कितनी मिलनी चाहिए, अधिकतम 2 मिलनी चाहिए। ना तो 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एग्जैक्ट अगर आपको 2 मिल रही, 2 होनी चाहिए उसके अंदर। अगर 2 मौजूद है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, और अधिकतम घात हमेशा होती है। फिर हमने देखा था द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ 3 विधियां। एक गुणनखंड विधि होती जो आपने एक्चुअल में दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी द्विघात बहुपद के अंदर। दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी होती है श्रीधर आचार्य विधि। फिर हमने 10 सर्व समीकरण पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी उनका रिवीजन आपने कर लिया होगा। वो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा 1 था, मतलब परिचय का पार्ट 1 था। आज हम इस क्लास में जो चौथा चैप्टर पूरा कंप्लीट है आपके 4.1 से लेकर 4.3 तक, जितने भी सवाल, जितने भी एग्जाम्पल है, सबका एग्जाम्पल्स का हम सारा ये खत्म कर लेंगे। एग्जाम्पल से नहीं करेंगे, उसकी करेंगे भाषा। एक पार्ट हमने कल की क्लास में किया था, एक हम करेंगे आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में, उसका विविक्तिकर कैसे निकलता है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती। ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहले आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी श्रीधर आचार्य सूत्र। कौन सी हेडिंग रहेगी? श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसका दूसरा नाम होता है द्विघाती सूत्र। क्या नाम होता है साहब इसका? द्विघाती सूत्र। और ये श्रीधर आचार्य सूत्र ओनली फॉर किसके ऊपर अप्लाई होता है? द्विघात समीकरण के ऊपर अप्लाई होता है। आप लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 हो तो अगर मेरे पास कोई द्विघात समीकरण का ऐसा सामान्य रूप आ रखा है, मेरे पास कोई द्विघात समीकरण आ रखा है, उसमें मेरे को अगर श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, अगर मुझे यहां से x का मान निकालना, मैं x का मान का जो सूत्र लिख रहा हूं ध्यान से सुनना सा, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। इस सूत्र को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। इस सूत्र के अंदर या माइनस है या प्लस माइनस का चिन्ह है, और अंडर रूट के अंदर है b² माइनस 4ac। ये किसी भी द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य विधि से, अगर आपको गुणनखंड समझ में नहीं आ रखे, मैं अब इसके गुणनखंड सोच ही नहीं सकता, तो वहां आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो। 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आप थोड़ा इस सूत्र के अंदर देखेंगे, इसमें a दिखाई दे रहा है, इसमें b दिखाई दे रहा है, इसमें c दिखाई दे रहा है। a क्या होता है? जो x² का गुणांक होता है, आप सबको पता है। b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है। c होता है आपका अचर। अगर आपने a b c पहचान लिया, चिन्ह सहित लेना, प्लस है तो प्लस लेना और माइनस है तो माइनस लेना। अगर आपने a b c का मान निकाल लिया तो यहां से x के कितने मान आ जाएंगे? 2। क्यों? एक बार आपको धनात्मक चिन्ह लेना और एक बार क्या लेना? ऋणात्मक चिन्ह। अब इस सूत्र को क्या कर सकता हूं मैं, और तरीके से आगे लिखूंगा। पहले कुछ आपको नोट के अंदर पॉइंट ध्यान रखना। ये द्विघात सूत्र हो गया, मैं द्विघात सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। इस सूत्र का कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैं सारे सवालों में आपको बता दूंगा। आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो लिखा है, ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसको कुछ बोला जाता है। आप लिखेंगे b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर कहा जाता है। ये जो b² माइनस 4ac है उसको विविक्तिकर बोला जाता है। अर्थात d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4ac। d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4ac। ये किसी का भी विविक्तिकर निकालने का सूत्र होता है। ये जो b² माइनस 4ac है ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको द्विघात समीकरण का विविक्तिकर बोला जाता है। विविक्तिकर माने तो डिस्क्रिमिनेंट, और यहां से डी उठा लिया, मैं कह सकता हूं डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तिकर का जो सूत्र अगर आपसे कोई पूछे, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो विविक्तिकर होता है, ये जो विविक्तिकर होता है, इसमें आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। किसी द्विघात समीकरण का, किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर धनात्मक यानी कि प्लस कोमा ऋणात्मक यानी कि माइनस तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी। बोलो सर, मैंने कुछ बातें आपके सामने लिखी है, बहुत शानदार से पॉइंट। अब विविक्तिकर ज्ञात कैसे करते हैं, मैं भी एक सवाल करवाऊंगा, इसका टेंशन मत लो, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। हमने पढ़ा श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण के ऊपर लगता है, जिसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2। हमने कल की क्लास में पढ़ा था 3 मेथड होते हैं। गुणनखंड हमने पढ़ रखा है, पूर्ण वर्ग हमें पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम श्रीधराचार्य पढ़ेंगे। और ज्यादातर हम मैक्सिमम सवालों में श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। और सवाल आया पिछले साल राजस्थान बोर्ड में, श्रीधराचार्य से ही आया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और श्रीधराचार्य सूत्र आपको ये ध्यान रखना, श्रीधराचार्य सूत्र हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक बात बताइए आप लोग, मैं इस सूत्र को आगे अगर बढ़ाऊं तो मैं इस सूत्र को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? थोड़ा ध्यान देना, कैसे आप कहीं सर कैसे लिख सकते हैं? मैं इस सूत्र को शॉर्टकट में अगर लिखूं तो एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बटा मैं लिख सकता हूं 2a। अरे बात पता लगी या नहीं लगी आप लोगों को? ये बात आपको पता लग जानी चाहिए। आपको सर नहीं, थोड़ा सा समझ में कम आया कि ये कैसा है, समझना। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कंप्लीट को मैं डी कह रहा हूं, तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्टकट में क्या लिख दिया, डी लिख दिया। कोई आपको ऐसा भी पूछ ले, कोई एबीसीडी सूत्र पूछ ले, निम्नलिखित में श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा है, और उसमें ये नहीं और इसमें ये हो, तो एक ही बात है भाई। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने विविक्तिकर बोला। ये जो पूरी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं लिखी, उसको मैंने शॉर्टकट में डी दे दिया। क्यों? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। विविक्तिकर का शॉर्टकट में क्या ले लिया मैंने, यहाँ से डी उठा लिया। तो इस सूत्र को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हम तो ज्यादातर ये लिखेंगे, लेकिन एबीसीडी में आए तो आपको इसको सूत्र को भी याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सूत्र है आपका द्विघात समीकरण, ये द्विघाती सूत्र। नोट में क्या लिखा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको द्विघात समीकरण का क्या बोला जाता है सर? क्या बोला जाता है? विविक्तिकर कहा जाता है। विविक्तिकर यानी डी बराबर, विविक्तिकर निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो विविक्तिकर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी गणित में मैथमेटिक्स में वैल्यू निकाल दो, 3 प्रकार की वैल्यू दे सकता है। एक धनात्मक देगा, एक ऋणात्मक देगा, एक 0 दे सकता है। हम ये पढ़ेंगे, हमें मूलों की प्रकृति पढ़नी है कि धनात्मक देगा तो क्या उत्तर लिखेंगे हम, मूलों की प्रकृति, मतलब मूल निकालेंगे हम इसमें। और ऋणात्मक आएगा तो मूल क्या होंगे, और 0 आएगा तो मूल क्या होंगे। ये सारी चीजें इसकी अगली स्लाइड में होने वाली। अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। नीचे क्या लिखा है, किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। सीधी सिंपल सी बात आपको लिखवा दी गई है, आपको ध्यान ये रखनी पड़ेगी। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन। इस विविक्तिकर का श्रीधराचार्य कहाँ लगाना मैं आपको अपना आप बता दूंगा। आप खुद ही कह दो सर यहाँ श्रीधराचार्य लगाओ। क्यों? गुणनखंड इतने बड़े बड़े गुणनखंड आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने गुणनखंड, तो हम वहाँ श्रीधराचार्य लगे। हम तो ए बी सी पहचानेंगे, जरूरी है ए बी सी पहचानना। एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए हो जाएगा, एक्स के आगे होगा वो बी हो जाएगा, और अचर होगा सी। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये है श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसको दुनिया वालों ने द्विघात समीकरण का क्या बोला था, विविक्तिकर बोला था। और विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो ये धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। अब जब तीनों में से कोई एक आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको लिखवाऊंगा, मूलों की प्रकृति अगली स्लाइड में। पहले इस विविक्तिकर का एक करते हैं सवाल अगली स्लाइड में। अब देखो विविक्तिकर से रिलेटेड एक सवाल करते हैं। एक सवाल आपको दिया गया, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, और द्विघात समीकरण जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का दे रखा है 6x माइनस 1 बराबर 0। इसका विविक्तिकर निकालना है। तो आप ये समझेंगे, आप लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर
द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकर होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो सर, क्या मैंने सूत्र ये अभी आपको लिखवाया? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखो। किस किस की जरूरत पड़ रही है? ए की। ए क्या होता है, ध्यान देना यहां से। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहां पर? 3। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना? 6। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और सी हो जाएगा अचर, यानी कि अचर है माइनस का 1। बोलो साहब, एबीसी पहचान लोगे और विविक्ति करके सूत्र में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा डी बराबर, बी की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है तो 6 का भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 3 गुणा सी का मान कितना है? माइनस का 1। तो डी बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का आएगा 12। तो डी बराबर 36 माइनस और माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 12। और जब 36 और 12 को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 48। जब 36 और 12 को आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 48। ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास फाइनल आंसर। अरे इससे सिंपल विविक्तिकर हो सकता है क्या? अरे बोलो, हो सकता है क्या? इतनी सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं इसमें, है क्या? एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा होगा, उसमें 3 वैल्यू आपको पहचाननी, ए, बी और सी, और विविक्तिकर का सूत्र लगाना बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबेसेदेम आए तो आपको ऑप्शन 48 मिलेगा। अब देखो धनात्मक मान नहीं आया क्या? कभी क्या पता ऋणात्मक भी आ जाता, 0 भी आ जाता, पूरा में से 48 में 48 चला जाए या 36 में 36 भी चला जाए, वो हो सकता है। वो आपको सवाल जब मैं 4.3 प्रश्नावली करवाऊंगा ना, ये 4.3 के नोट्स हैं, मैं पहले लिखवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ 2 लेक्चर्स में पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, फिर हमें सवाल ही सवाल करें, वो बार बार जब सवालों करेंगे तो वो भाषा है आपके दिमाग बार बार आएगी, बार बार रिविजन होगा तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आप उम्मीद है ये सवाल आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। द्विघात समीकरण से ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा, तो एक्स स्क्वायर आगे 3 लिखा, इसका मतलब ए का मान है। एक्स के आगे क्या लिखा? एक्स के आगे प्लस का 6 लिखा, इसका मतलब बी का मान है। और अचर है माइनस का 1, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, चिन्ह सहित वैल्यू आपको लेनी, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये आपने लिया। और द्विघात समीकरण का विविक्तिकर सबको बता, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेशन की, डी का मान आ गया 48। 36 और 12 कितना होता है? 48। ये इस सवाल का हो गया विविक्तिकर। अब एक हेडिंग और बची है, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होंगे, मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे, मूल वास्तविक होंगे ही नहीं मतलब काल्पनिक कब होंगे। 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी, बाकी ये आपको चीजें होगी। इससे रिलेटेड है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें निकालना पड़ेगा और मूल हमें पता लगे। जैसे यहाँ धनात्मक मान आए तो जब किसी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आएगा तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे, और 0 आ जाएंगे हम लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और ऋणात्मक मान आ गया, माइनस में मान आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे? काल्पनिक। अब धनात्मक मान कब आता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। ध्यान देना, धनात्मक मान कब आएगा? जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे वो 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। और 0 कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए? 0 के। और ऋणात्मक कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे छोटा आ जाए? 0 से। ये 3 कंडीशन ही तो आपको ध्यान रखनी। 0 से बड़ी तो धनात्मक, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, और 0 तो 0, 0 से बड़ा मतलब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर आपके ऋणात्मक आ गया तो मूल वास्तविक होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर ही माइनस आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ गया तो फिर तो मूल काल्पनिक हो गया ना। मूल काल्पनिक हम नहीं निकाल सकते, 11वीं क्लास में निकाला जाता है, वो अभी याद नहीं है आपके सिलेबस। अब एक बार ये देखो, अगली स्लाइड में सारी बातें आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो कुछ बातें और पढ़ते हैं, जैसे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। 3 प्रकार के आपको मूलों की प्रकृति याद रखनी। आप लिखेंगे मूलों की प्रकृति। अब आप कहीं से मूल क्या है? वो जो शून्य के निकाले थे ना हमने द्विघात समीकरण में, वही है। इसमें यहाँ मूल बोल देंगे, मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। इस बात को आप ध्यान रखें। ये कैसे आएगी? पहले तो किसी भी द्विघात समीकरण के अस्तित्व में होने की आपको शर्त पता होनी चाहिए। अस्तित्व में कब होगा? जब उसका मान धनात्मक आएगा या 0 आएगा। तो किसका मान 0? तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, या तो 0 से बड़ा है, ध्यान रखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब धनात्मक मान है। रूट के अंदर धनात्मक मान हो सकता है, रूट के अंदर 0 भी हो सकता है, इसका मतलब 0 के बराबर। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ये किसी भी मूलों के
अस्तित्व में होने की शर्त, मूलों के अस्तित्व में होने की शर्त। ये किसी भी मूलों के अस्तित्व में होने की अगर शर्त आपसे पूछी जाए तो आपको शर्त से जवाब देना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल जीरो आना, जिसको बोला जाता है ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब इक्वल जीरो कैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा भी आ जाए और जीरो के बराबर आ जाएगा तो भी हम मान निकालें। जीरो और जीरो से बड़े मान के लिए हमारे पास वास्तविक मूल है, लेकिन जीरो से छोटे मान के लिए हमारे पास वास्तविक मूल है ही नहीं, वो तो काल्पनिक मूल है। क्यों? रूट के अंदर माइनस आ गया। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा था काल्पनिक संख्याएं होती। काल्पनिक संख्याओं का सॉल्यूशंस मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य ने 10th क्लास में नहीं दिया, श्रीधराचार्य ने दिया 11th क्लास के अंदर कि आप आयोटा लेकर करो। मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता ये आयोटा क्या होता है, क्योंकि आप फोकस रहें, आपको ध्यान ये रखना है। अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, धनात्मक आ रहा है तो आपका सॉल्यूशंस होगा, जीरो आ रहा है तो सॉल्यूशंस होगा, ऋणात्मक आ गया वहीं छोड़ दो, आप लिख देंगे कहते मूलों का अस्तित्व नहीं है। ऋणात्मक आते ही मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो जीरो से बड़ा आएगा या जीरो आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब 3 प्रकार की आपको परिभाषाएं याद रखनी जो आपको ध्यान रखनी। नंबर एक याद रखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या हो, बड़ा हो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। 3 प्रकार की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी, क्योंकि मैंने आपको बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विविक्ति करके लाता है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, जीरो से बड़ा है तो धनात्मक है। भाई जीरो से बड़ा कौन होता है? धनात्मक मान होता है। या ऋणात्मक हो सकता है, इसका मतलब जीरो से छोटा हो सकता है, या जीरो हो सकता है। 3 प्रकार की कंडीशन आपके सामने। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है हो तो मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, सारी चीजें आपको समझा दूं। आप लिखेंगे हो तो मूल वास्तविक वे बराबर होंगे। और इधर हम लिखेंगे हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। इन बातों को आपको थोड़ा सा रखना है ध्यान दे सर। पहली कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया जीरो से बड़ा, मतलब धनात्मक मान है। यदि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आ जाए, फिर यह आपके पास आ सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा। 3 ही मान होते हैं। जीरो से बड़ा मतलब धनात्मक मान, जीरो से छोटा मतलब ऋणात्मक मान, और जीरो के बराबर मतलब जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको जीरो से बड़ा दिखाई देता है, मतलब धनात्मक दिखाई देता है, तो वहां मूलों की प्रकृति आपको लिखनी है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। इस बात को ध्यान, सवाल करेंगे सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आ गया तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आया, मतलब ऋणात्मक मान आया, तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कुछ बातें आपको है जो ध्यान रखनी है। यहाँ कंडीशन क्या लिखना है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब मूल क्या होंगे, आपके काल्पनिक होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार के आपके पास मूलों की प्रकृति आएगी सा। एक आएगी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा, तो आप लिख देना मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर, तो आप मूल वास्तविक और बराबर लिखेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आ रहा है, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे, मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक नोट लगा के एक छोटा सा कोई ट्रेन वाला में क्वेश्चन करना, मैं कुछ सूत्र एक लिखवा देता हूँ आपको। एक सूत्र ध्यान रखना आप कि चाल बराबर, ऐसा आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस सूत्र को थोड़ा सा आप याद रख लेना साहब, ठीक है। एक सवाल है आपने 4.1 में ट्रेन वाला, उस सूत्र के अंदर मुझे जरूरत पड़ेगी।
तो उम्मीद है आज का लेक्चर्स आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, लेक्चर पसंद आया होगा। मेहनत लगती है लेक्चर्स बनाने में, शानदार चीज़ें आपको लिखवाई जा रही। मूलों की प्रकृति, विविधि क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, सारी चीज़ें जो आपको आज बताई गई है, इसका एक भी कंसेप्ट मत छोड़ना, बार बार लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार याद करना, सारी चीज़ें हो जाएगी। और ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और बराबर, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब ऋणात्मक मान आ गया, तो मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, आप कहेंगे मूल क्या है, आपके काल्पनिक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके एकदम ढंग से बेहतरीन तरीके से हो गया। और मूल अस्तित्व में होने की शर्त, मूल वास्तविक कब होंगे, जब उसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। देखो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इस बात को ध्यान रखना। अगर माइनस है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद है आज का लेक्चर्स आपके पूरी भाषा हमने कर ली। द्विघात समीकरण की 4.1 प्रश्नावली, 4.2 और 4.3। अब सिर्फ और सिर्फ हमें सवाल करने, सिर्फ और सिर्फ हमें उदाहरण करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सवाल और क्या करने, उदाहरण करने, कोई नया काम आपको करना ही नहीं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम करेंगे 4.1 का सॉल्यूशन। हम साथ में नहीं करेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े दे रखे, आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक को x मान रहे थे, एक को y मान रहे थे, कोई फर्क, यहाँ एक ही x होता है, क्योंकि जो सामान्य रूप में होता है ना, वो एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, एक ही x होता है। यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा मुझे किसको x मानना चाहिए, दूसरा अपने आप ही क्या होगा, y आएगा ही नहीं, यहाँ तो एक ही चर है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप इन सबका रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू।